हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेप स्मीयर। तो पेप स्मीयर हम कब स्टार्ट करते हैं वुमन के अंदर? तो जो टाइम है पेप स्मीयर का वो है 21 ईयर, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ एज ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स 21 ईयर से स्टार्ट करना है हमें पेप स्मीयर। एंड बेस्ट टाइम कौन सा होता है पेप स्मीयर का? तो वो होता है प्री ओव्यूलेटरी फेस। एंड पेप स्मीयर का सैंपल हम किस से लेते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एयर स्पेक्यूला। एंड उसके लिए हम एंडो सर्वाइकल ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो एंडो सर्वाइकल ब्रश है वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए यूज़ होता है। एंड इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 90% जितनी होती है। एंड सैंपल लेने के बाद फिक्सेटिव के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? तो फिक्सेटिव के लिए हम 95% इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेप स्मीयर हम कब स्टार्ट करते हैं? 21 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट करते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर करते हैं, वो बेस्ट टाइम है। फिक्सेटिव के लिए हम 95% इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एयर स्पेक्यूला को यूज़ करते हैं। बट लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के लिए हम एंडो सर्वाइकल ब्रश का यूज़ करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी 90% जितनी है। अभी फीगो की क्या गाइडलाइंस है पेप स्मीयर के लिए? तो 21 to 29 ईयर्स के अंदर वुमन को 3 साल में एक बार करवाना है पेप स्मीयर, ठीक है। 21 to 29 ईयर के अंदर 3 साल में एवरी ईयर एक बार पेप स्मीयर करवाना है। फिर 30 to 65 ईयर्स के अंदर क्या है? तो कि इसके अंदर 2 ऑप्शन है, या तो रूटीनली 3 साल में एक बार पेप स्मीयर भी करवा सकते हैं, या तो फिर को टेस्ट भी कर सकते हैं। को टेस्ट के अंदर क्या होता है? तो कि पेप स्मीयर भी होता है एंड HPV DNA टेस्टिंग भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये दोनों साथ में होता है। एंड अगर किसी वुमन के अंदर ये जो को टेस्ट है वो नेगेटिव आती है तो एवरी 5 ईयर के अंदर वापस रिपीट करना है ये को टेस्ट, ठीक है। एंड अगर ये को टेस्ट नहीं करते हैं एंड पेप स्मीयर करते हैं तो हर 3 साल में एक बार करना है ये जो पेप स्मीयर है वो। फिर 30 to 65 ईयर्स के अंदर ये गाइडलाइंस है। बट अगर किसी वुमन की एज मोर देन 65 ईयर है तो हमें देखना है कि उनके लास्ट 3 पेप स्मीयर नेगेटिव थे या फिर लास्ट 2 जो को टेस्ट थे वो नेगेटिव थे। अगर ये नेगेटिव है इसमें से कोई भी तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर ये नेगेटिव नहीं थे एंड उसमें से लास्ट के जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव थे तो ये सेम स्क्रीनिंग जो उसके आगे चल रही थी वही हमें 75 ईयर्स तक कंटिन्यू करनी है, ठीक है। फिर अगर कोई वुमन जो है वो HIV पॉजिटिव है तो हमें एवरी ईयर उसके अंदर स्क्रीनिंग करनी है। एंड अगर ये जो को टेस्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं? तो कि पेप स्मीयर भी करते हैं एंड HPV DNA टेस्टिंग भी करते हैं। तो किसी पेशेंट के अंदर पेप स्मीयर नेगेटिव आया बट HPV DNA पॉजिटिव आया तो दोनों अलग अलग आया तो हमें क्या करना है? नॉर्मली तो ये जो को टेस्ट है वो नेगेटिव आती थी तो एवरी 5 ईयर में हम रिपीट करते थे। बट इनके अंदर अगर ये दोनों अलग अलग आ रहा है तो हमें 1 ईयर के बाद वापस से को टेस्ट को रिपीट करना है। एंड 1 ईयर के बाद जब हम वापस से को टेस्ट करेंगे तब अभी भी 1 साल के बाद भी ये जो HPV है वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें क्या करना है? कोलपोस्कोपी करनी है, ठीक है। तो ये थी फीगो की गाइडलाइंस पेप स्मीयर के लिए। अभी पेप स्मीयर को हम आगे क्या करेंगे? पेप स्मीयर का रिजल्ट हम कैसे देखेंगे? तो नॉर्मल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब 21 से 29 ईयर के अंदर हमने पेप स्मीयर किया एंड वो नेगेटिव आया तो कोई बात नहीं, 3 साल के बाद वापस से स्क्रीनिंग करनी है। बट अगर किसी पेशेंट के अंदर पेप स्मीयर जो है वो एबनॉर्मल आया तो एबनॉर्मल पेप स्मीयर आया तो क्या करना है हमें? तो कि बायोप्सी करनी है हमें उनकी। एंड बायोप्सी के अंदर हमें क्या देखना है? तो कि सबसे पहले तो सर्विक्स को एग्जामिन करना है। एंड सर्विक्स के अंदर हमें लीजन दिख रहा है तो हमें उसकी पंच बायोप्सी करनी है, ठीक है। क्या करना है? अगर लीजन विजिबल है तो हमें करनी है पंच बायोप्सी।
एंड अगर लीजन विजिबल नहीं है तो हम सर्विक्स का एग्जामिनेशन कर रहे थे एंड लीजन विजिबल था तो हमें पंच बायोप्सी करनी है, बट अगर लीजन विजिबल नहीं है तो हमें देखना है कि हम कौन से हॉस्पिटल में है जहाँ पे सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, सब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। ऐसी कोई अगर जगह है तो हमें कोल्पोस्कोपिक बायोप्सी करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है तो कि मैग्नीफिकेशन होता है सर्विक्स का, मतलब बहुत जूम से हम जूम इन करके हम देख सकते हैं लीजन को एंड फिर हम बायोप्सी इजीली ले सकते हैं। बट हम किसी रूरल सेटअप में है जहाँ पे ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है, तो रूरल सेटिंग के अंदर हमें करना है VIA और VILI। ठीक है, अभी ये VIA एंड VILI क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो VIA है उसका मतलब क्या होता है तो कि विजुअल इंस्पेक्शन विद द एसिटिक एसिड। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, VIA मतलब कि विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। इसमें हमें क्या करना है तो कि 3 to 5% जितना एसिटिक एसिड अप्लाई करना है एंड फिर कलर चेंजेस हो गए सर्विक्स के अंदर, वो कलर चेंजेस हमें देखने हैं। नॉर्मल अगर होगा, जो सर्विक्स का म्यूकोसा है वो अगर नॉर्मल होगा तो वो कैसा दिखेगा तो वो पिंक कलर का दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल होगा तो वो पिंक कलर का दिखेगा। फिर प्लास्टिक चेंजेस हुए होंगे तो वो ग्रे कलर का दिखेगा एंड डिसप्लास्टिक चेंजेस जो होंगे वो कैसे दिखेंगे तो कि वो एसिटो वाइट कलर के दिखेंगे। ठीक है, एसिड मतलब को वाइटिश टाइप के अगर एरिया दिख रहे हैं एसिटिक एसिड अप्लाई करने के बाद तो वो डिसप्लास्टिक एबनॉर्मल एरियाज है, ये VIA के अंदर। फिर VILI क्या होता है तो कि विजुअल इंस्पेक्शन विथ ल्यूगोल्स आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड को यूज़ किया था, यहाँ पे क्या है तो कि विजुअल इंस्पेक्शन विथ ल्यूगोल्स आयोडीन। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं तो कि 4 to 5% जितना ल्यूगोल्स आयोडीन यूज़ करते हैं एंड उसको सर्विक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। एंड इसके अंदर हमें क्या कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आयोडीन अप्लाई करने के बाद जो ब्राउन कलर का दिखेगा ना वो नॉर्मल एरिया होगा। ठीक है, आयोडीन अप्लाई करने के बाद जो ब्राउन कलर का दिखेगा वो नॉर्मल एरिया होगा एंड स्टेन नहीं हुआ होगा ना वो एबनॉर्मल एरिया होगा। ठीक है, तो इजीली हम कलर चेंजेस से देख सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल एरिया है एंड कौन सा एबनॉर्मल एरिया है एंड वहाँ से हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। तो ये था पेप स्मीयर का रिपोर्ट देख के आगे हमें क्या करना है वो यहाँ पे हमने देखा। एंड ये थी फिगो की गाइडलाइंस पेप स्मीयर के लिए। थैंक यू।